और अधिक समय न लेता हुआ तुरंत ही हम प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा समाधान हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जो प्रश्न आए हैं उनको कुछ समूह में बांटा है। तो पहला प्रश्न हिंदुत्व के संबंध में जिन बंधु बहनों ने पूछा है उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ। रविशंकर तिवारी जी, जैनेन्द्र करण जी, रिचाले जी। पहला है कि क्या हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहा जा सकता है। दूसरा, देश में अन्य मत पंथों के साथ हिंदुत्व का तालमेल कैसे संभव है तथा क्या जनजातीय समाज भी हिंदू है। मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर प्रारंभ करें। हिंदुत्व, हिंदूनेस, हिंदुइज्म ये गलत शब्द है, क्योंकि इज्म एक बंद चीज मानी जाती है। तो कोई इज्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्णन जी का एक बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसका चरण है कि हिंदुत्व ये प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट डायनामिक है, और उसमें सबका योगदान है जो भारत में हो गए विचारक। इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और अन्य मत पंथों के साथ तालमेल कर सकने वाली एकमात्र विचारधारा ये भारत की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है। क्योंकि तालमेल का आधार मूल एकत्व, प्रकार विविध है और विविध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रकृति विविधता को लेकर चलती है। विविधता ये भेद नहीं है, विविधता ये साजा सज्जा है, प्रकृति का श्रृंगार है। ऐसा संदेश देने वाला, और संदेश ने थियराइजेशन के आधार पर नहीं, अनुभूति के आधार पर देने वाला एकमात्र देश हमारा देश है। और इसलिए हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है। जनजातीय समाज भी हिंदू है। कल मैंने जिस राष्ट्रीयता का वर्णन किया, हमारी कल्पना का, उस अर्थ में जनजातीय समाज भी हिंदू समाज ही है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता, हाँ है भाई इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कि भारत की ये जो प्राचीन विचारधारा अब तक चली आ रही और अन्यान्य रूपों में सर्वत्र प्रकट हो गई है, उन रूपों में इतनी विविधता है कि कई रूप एक दूसरे के विरोधी भी लगते हैं, लेकिन वो एक समान मूल्यबोध लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस मूल्यबोध का प्रारंभ हमारे जनजातियों के बंधुओं के जीवन से और कृषकों के जीवन से प्रारंभ हुआ है। तो इस अर्थ में तो ये हमारे पूर्वज है, ऐसे ही उनको देखना चाहिए और उनके सारे स्थितियों का, समस्याओं का विचार करना चाहिए। ये सब अपने हैं, भारत में कोई पराया नहीं। परायापन हमने निर्माण किया है, हमारी परंपरा ने नहीं। वो तो एकता ही सिखाती है। जाति व्यवस्था व समरसता को लेकर कुछ प्रश्न आए हैं। रतनलाल बैरवा जी, के जी सुरेश जी, मेजर जनरल संजय अग्रवाल जी, आप पूछ रहे हैं पूरे हिंदू समाज में समरसता के लिए रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, संघ इसके लिए क्या करेगा। दूसरा है अंतर जातीय विवाह तथा अंतर धार्मिक विवाह के संबंध में संघ क्या सोचता है। तीसरा, क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हिंदू समाज जातियों में नहीं बटेगा। रोटी बेटी व्यवहार का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जब इसको करने जाते तो रोटी व्यवहार तो आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं, और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहे हैं। वो मन से होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, समझदारी ठीक करनी पड़ेगी। बेटी व्यवहार थोड़ा कठिन इसलिए है
कि उसमें केवल सामाजिक समरसता का विचार नहीं, दो परिवारों के मिलन का भी विचार है, वर वधू के भी मैचिंग का विचार है। ये सब देख के हम उसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में पहला 1942 में अंतरजातीय विवाह हुआ, पहला ही था और अच्छे सुशिक्षित लोगों का था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि हुई। उस समय उसके लिए जो शुभ संदेश आए थे उसमें पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी संदेश था और पूजनीय श्री गुरुजी का भी संदेश था। और गुरुजी ने उस संदेश में कहा था कि आपके विवाह का कारण केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि समाज में हम सब एक है, इसलिए आप विवाह कर रहे हैं। मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और आपको दाम्पत्य जीवन की सब प्रकार की शुभकामना देता हूं। मानव मानव में भेद नहीं करना, रुचि अरुचि प्रत्येक की अपनी होती है, पूरा जीवन साथ में चलाना है, वो ठीक चल सकता है कि नहीं, इतना देखना चाहिए। तो बेटी व्यवहार को भी हमारा समर्थन है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भारत में अंतरजातीय विवाहों की गणना करके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज संघ के स्वयंसेवकों का मिलेगा ऐसा करने वाले। और इस रोटी बेटी व्यवहार का चलन बढ़ाने से, यानी केवल विवाह और साथ बैठकर खाने की बात नहीं, जीवन के हर कृति में समाज को अभेद दृष्टि से देखना, मन से उसको निकाल देना, ये जब करते हैं तो हिंदू समाज जातियों में नहीं बटेगा, इसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। वो बटेगा नहीं ये मैं जानता हूं, इसलिए कि प्रत्येक हिंदू की जो आत्मा है वो आत्मा एकता में ही विश्वास करती है और मनुष्य का शरीर मन बुद्धि आत्मा से अलग होकर ज्यादा चल नहीं सकता। तो वो आत्मा जरूर देश काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यक नया शरीर धारण करेगी, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसलिए हम लोग सारे हिंदुओं को एकत्र करने का प्रयास कर ही रहे, इस विश्वास के साथ ही कर रहे। नहीं तो जिस जमाने में संघ शुरू हुआ उस जमाने में किसी का विश्वास नहीं था ऐसे हो सकता है। बहुत लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार को कहा कि कंधे पर पांचवा न हो तब तक जिस समाज के चार लोग एक दिशा में नहीं चल सकते, उस समाज को कैसे एकत्रित करेंगे आप। लेकिन आज आप देखते हैं कि कर लिया है हमने, तो इसलिए ये जरूर होगा, ये किया जा सकता है, हमने करके दिखाया है और ये किया जाना चाहिए और हम करेंगे। तीसरा प्रश्नों का संच है संघ एवं जाति व्यवस्था। ओम प्रकाश धामा जी, प्रदीप कुमार जी, प्रशांत शुक्ला जी, प्रोफेसर विजय कायत जी, मंगेश वैशंपायन जी, सुभाष चंद्र सेतिया जी, श्री सतीश कुमार सैनी जी, आपके प्रश्न है हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को संघ कैसे देखता है? संघ में अनुसूचित जाति जनजातियों का कैसा प्रतिनिधित्व और स्थान है? तीसरा, घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए क्या संघ ने कोई पहल की है? जाति व्यवस्था कहते हैं उसमें गलती होती है। आज व्यवस्था कहाँ है, वो अव्यवस्था है। कभी ये जाति व्यवस्था रही होगी, वो उपयुक्त रही होगी, नहीं रही होगी, आज उसका विचार करने का कोई कारण नहीं। वो जाने वाली है, जाने के लिए प्रयास करेंगे तो पक्की होगी। उसको भगाने के लिए प्रयास करने के बजाय जो आना चाहिए उसके लिए हम प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अंधेरे को लाठी मार मार कर भगाएंगे, अंधेरा नहीं जाएगा। एक दीपक जलाओ, वो भाग जाएगा। तो एक बड़ी लाइन खींचो तो सारे भेद विलुप्त तो हो जाएंगे। यही संघ कर रहा है और हम मानते हैं कि सामाजिक विषमता का पोषण करने वाली सभी बातें लॉक स्टॉक एंड बैरल बाहर जानी चाहिए। हम विषमता में विश्वास नहीं करते। ये प्रत्यक्ष आचरण में आने तक की यात्रा कठिन है, लंबी है, लेकिन वो करनी ही पड़ेगी और उस पर हमने कदम बढ़ाया है। संघ का काम जैसे जैसे बढ़ेगा और सर्वत्र पहुंचेगा, वैसे वैसे संघ के कार्यकर्ताओं में
अब ऊपर जाति का हमने निषेध किया और नीचे हम अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं पूछ रहे हैं, इसलिए उत्तर देना जरा कठिन हो रहा है। लेकिन आज की दृष्टि से देखें तो जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति के मानते हैं उन बंधुओं का भी प्रमाण दिखने लगेगा। हम संघ में पूछते नहीं। एक बार मैं सरकार्यवाह चुना गया, पहली बार हमारे सह सरकार्यवाह सुरेश जी सोनी उनकी नियुक्ति हो गई, तो मीडिया ने चलाया कि ये भागवत गुट की विजय हो गई, लेकिन ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है इसलिए सोनी जी को रखा है। तो मैंने सोनी जी को पूछा कि सोनी जी आप ओबीसी में आते हैं क्या? तो उन्होंने थोड़ा सा स्मितहास्य कर दिया, स्माइल कर दिया और उत्तर नहीं दिया। तो अभी भी मैं सोनी जी कहाँ आते हैं मैं नहीं जानता हूं। ये संघ में वातावरण है। तो अगर हम इसी ढंग से बढ़ते हैं तो ये परिवर्तन होता है। नागपुर में मैं पढ़ रहा था, विद्यार्थी था उस समय। नागपुर संघ के लगभग सब अधिकारी एक ही जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। लेकिन मैं नागपुर का प्रचारक बनकर 80 के दशक में जब वापस आया तो जगह जगह जितनी बस्तियां थी उस प्रकार की कार्यकारिणी बनी थी। इसलिए बनी थी कि हमारी शाखाएं बढ़ी, हम उस बस्ती में पहुंचे, हमने काम बढ़ाया, स्वाभाविक उसमें से कार्यकर्ता तैयार हुए, वो आ गए। कोटा सिस्टम करेंगे तो जाति का भान रहेगा, सहज प्रक्रिया से सबको लाएंगे तो फिर जात नहीं रहेगी। सहज प्रक्रिया लाते समय लाने वालों के मन में यह भान रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य की अपने जैसे को पकड़ने की होती है। हमको अपने जैसे को नहीं पकड़ना है, सबको पकड़ना है। ये ध्यान रखकर अगर काम चलता है तो ऐसा होता है। 50 के दशक के संघ में आपको ब्राह्मण ही नजर आते थे। आज के संघ में क्योंकि आप पूछते हैं तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि जोन स्तर पर, प्रांत और प्रांत के ऊपर जोन स्तर पर सभी जातियों के कार्यकर्ता आते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भी अब एक ही जाति नहीं रही, यह बढ़ता जाएगा। और संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन जिसमें काम करने वालों में सभी जाति वर्गों का समावेश है, ऐसी कार्यकारिणी आपको उस समय दिखने लगेगी। मैंने कहा ये यात्रा लंबी है लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रही है, ये महत्व की बात है। और घुमंतु जातियों के लिए हमने काम किया है। मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता के बाद उनकी दखल लेकर काम करने वाले हम पहले होंगे। महाराष्ट्र में ये काम शुरू हुआ और उसके चलते बहुत सारी बातें हुई। उनको स्थिर करना, उनके बच्चों को शिक्षा में भेजना, शिक्षा प्राप्त करके वो समाज में आगे बढ़े इसको देखना, उनकी जो परंपरा से आने वाली रूढ़ियाँ कुरीतियाँ है उसको हटाने का भाव उनके ही मन में उत्पन्न करके उसको निरस्त करना, आदि आदि सारी बातें करते करते कार्य का परिणाम ऐसा हो गया कि पहले महाराष्ट्र सरकार ने और अब केंद्र सरकार ने भी उनके लिए एक अलग कमीशन बनाया है। और वो पायलट प्रयोग हमारा चला है। यमगरवाड़ी नाम का स्थान है, वहां उसकी केंद्रीभूत जानकारी और कार्य का प्रातिनिधिक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। जिनको जाना है जरूर जाइए। इधर उधर विदेशों में यात्रा करते आप मनोरंजन के लिए, एक बार वहां की भी यात्रा कीजिए तो कितने पापड़ बेलकर कार्यकर्ताओं ने उस समाज को बराबरी में लाने का प्रयास चलाया है ये आप जान सकेंगे। उसको देखिए। उस कार्य को अब अखिल भारत में जितनी घुमंतु विमुक्त जातियां हैं उनके लिए बढ़ाने का भी हमने उपक्रम पिछले वर्ष से प्रारंभ किया है और हम उनके लिए भी काम करेंगे। प्रश्नों के अगले समूह को हमने शिक्षा में भारतीय मूल्य इस शीर्षक में समाहित करने का प्रयत्न किया है। बहुत सारे महानुभावों ने ये प्रश्न पूछे हैं। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर आनंद पांडे जी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी, सुभाष जिंदल जी, संजीव कुमार सिन्हा जी, रमण अग्रवाल जी, प्रेमपाल शर्मा जी, क्षितिज अवस्थी जी, आलोक गुप्ता जी, संजय मालपानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, ग्रुप कैप्टन पी आनंद नायडू जी, राजन कुमार जी, डॉक्टर गुंजन अग्रवाल जी, लोकेश जिंदल जी, प्रोफेसर शुभम मजूमदार जी। आपके प्रश्न हैं, शिक्षा में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय, वेद, रामायण, महाभारत आदि का शिक्षा में समावेश
सह शिक्षा आदि विषयों पर संघ की क्या राय है? दूसरा, उच्च शिक्षा का स्तर लगातार घट रहा है, भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा? देखिए, धर्मपाल जी के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ध्यान में आया कि परंपरा से हमारी शिक्षा पद्धति ज़्यादा प्रभावी, अधिक लोगों को साक्षर बनाने वाली, मनुष्य बनाने वाली और अपना जीवन चलाने के लिए योग्य बनाने वाली थी। वो अपने देश में ले गए और ऐसा सब कुछ एक साथ न कर सकने वाली उनकी पद्धति यहाँ उन्होंने लाई। ये इतिहास है। और इसलिए आज की दुनिया में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो लेने लायक है वो लेते हुए अपनी परंपरा से जो लेना है वो लेकर हमको एक नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए। आशा करता हूं कि नई शिक्षा नीति आने को हुई है, उसमें ये सब बातें होंगी और अपने देश का विचारधन उसमें से मिलना चाहिए। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरायने संतवाणी एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। ये शिक्षा में भारत के लोगों को मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और भी संप्रदाय है जो बाहर से आए हैं लेकिन उसकी अच्छी खासी संख्या है, उसमें भी जो मूल्यबोध है वो सिखाना चाहिए। रिलीजन की शिक्षा भले ही हम न दें, लेकिन दृष्टि मूल्यबोध इस दृष्टि से और उसमें से निकलने वाले संस्कारों की दृष्टि से इन सब का अध्ययन, पठन, पाठन हमारे शिक्षा पद्धति में देश की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा इस नाते अनिवार्य है, ऐसा संघ का मत है। शिक्षा का स्तर घट रहा है ऐसा हम कहते हैं, शिक्षा का स्तर नहीं घटता, शिक्षा देने वालों का स्तर घटता है, लेने वालों का घटता है। छात्र शिक्षा के लिए आता है कि अपने जीवन की कमाई पर दृष्टि रख के उसके लिए आवश्यक डिग्री के लिए आता है? उसको हम घर में कैसा तैयार करते? मुझे एक सज्जन पुणे में मिले, सज्जन यानी कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं इसलिए शिक्षा छोड़ के उनके पिताजी ने उनको पुणे भेज दिया सातारा से, और वहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस का काम उसमें नौकरी करने लगे। करते करते उनके ध्यान में आया तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज एजेंसी चलाई और साथ साथ शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी कर ली। और आज उनकी स्थिति यह है कि एक अव्वल एडवर्टाइजिंग फर्म उनकी है और महाराष्ट्र सरकार को भी अगर किसी गांव का सत्य डाटा चाहिए तो उनके पास जाते हैं। प्रदीप लोखंडे उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी आप लोगों में भाषण देते हो, एक संदेश हमारा पहुंचाओ। तो मैंने कहा क्या संदेश है? उन्होंने कहा हर व्यक्ति को लगता है अपना बेटा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे ही बने। अरे हर लड़का ऐसा नहीं बन सकता, हर एक की अपनी क्षमता भी होती है, रुचि भी होती है। उसको जो अच्छा लगता है वो करने को मिले और जो वो करे वो उत्कृष्ट करे। तिलक जी के लड़के ने कहा कि मुझे ये पढ़ने की इच्छा है, तो तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि जीवन में क्या पढ़ना तुम विचार करो। तुम अगर कहते हो कि मैं जूते सिलाने का व्यवसाय करता हूं तो मुझे चलेगा, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा सिलाया हुआ जूता इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि पूना शहर का हर आदमी कहे कि जूता खरीदना है तो तिलक जी के बेटे से खरीदना है। अब जो मैं सीख रहा हूं वो मैं उत्कृष्ट करूंगा, उत्तम करूंगा, उसकी उत्कृष्टता में मेरी प्रतिष्ठा है। ये भावना भर के हम छात्रों को भेजते हैं क्या स्कूल में, अपने घर के लड़कों को? हम तो उनको ज्यादा कमाओ, कैसा भी कमाओ लेकिन कमाओ, ये मंत्र देकर भेजेंगे तो शिक्षा कितनी भी अच्छी होगी वो लेंगे नहीं उसको, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि दूसरा कुछ लेना है। शिक्षक को यह भान है क्या कि मैं अपने देश के बच्चों का भविष्य गढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति को मैं गढ़ रहा हूं। अनेक महापुरुष अपने
प्राथमिक विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के, कॉलेज के शिक्षकों को याद करते हैं। क्यों करते हैं? उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन है, ऐसा उनके जीवन में हमको कंट्रीब्यूट करना है, ये देने वाला शिक्षक है क्या? और शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान ठीक है क्या? शिक्षकों के स्तर का एक प्रश्न है। और कोर्स कंटेंट में भी ये प्रश्न है। कई बार ऐसे होता है हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों से लोग डिग्री लेकर तो निकलते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं रहते। डिग्रियां बहुत मिल रही है, उच्च शिक्षा के संस्थान चल रहे हैं, लेकिन रिसर्च कम हो रहा है हमारे यहां। विषय को पढ़ाने वाले प्रोफेसर, शिक्षक कम हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से एक सर्वांगीण विचार करके सभी स्तरों की शिक्षा का एक अच्छा मॉडल हमको खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए शिक्षा नीति का आमूलचूल विचार हो और आवश्यक परिवर्तन इसमें किया जाए, ये संघ बहुत सालों से कह रहा है। और इसके लिए जो कमीशन नियुक्त किए गए, उन सब कमीशनों की रिपोर्ट भी ऐसी है। अब आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति में इन सारी बातों का अंतर्भाव होगा। लेकिन एक और बात है, अपने देश की अधिक शिक्षा निजी हाथों में है, सरकार के पास नहीं है। और उस निजी क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी चल रहे हैं। यहां दिल्ली में ही 1 साल पहले सम्मेलन हुआ था ऐसे प्रयोग करने वालों का। 350 के ऊपर भारत के विभिन्न स्थानों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे और दे हैव वर्क मिरेकल्स। तो नीति जब आएगी लागू होगी तब होगी, उसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले लोग अपनी अधिकार मर्यादा में प्रयोग करके शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर सरकारी नीति भी उसका अनुकरण करेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमको सारा कुछ सरकार के सर पर न डालते हुए हमको भी अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयास करना चाहिए। भाषा को लेकर भी कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमान अनिल पांडे जी, श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नीति नियामक संस्थाओं में अंग्रेजी का प्रभुत्व दिखाई देता है। संघ का भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रति क्या विचार है? संस्कृत के विद्यालय भी घट रहे हैं और इसे महत्व भी नहीं दिया जाता। संघ इस स्थिति को कैसे देखता है? हिंदी पूरे देश की भाषा कब बनेगी? क्या संस्कृत को हिंदी से अधिक वरीयता नहीं दी जानी चाहिए? अभी जो अंग्रेजी के प्रभुत्व की बात है वो नीति नियामक संस्था में कहाँ है, वो तो हमारे मन में है। आज ये सामान्य अनुभव है कि भारत का उच्चभ्रू वर्ग भारतीय भाषाओं में जो बोल सकता है, हिंदी भी जानते हैं दोनों, लेकिन मिलते हैं तब अंग्रेजी में बात करते हैं। तो हम अपनी मातृभाषाओं को सम्मान देना शुरू करें। भाषा भाव की वाहक होती है, संस्कृति की वाहक होती है। और इसलिए भाषाओं का रहना ये अनिवार्य बात है मनुष्य जाति के विकास के लिए। अपनी भाषा का पूरा ज्ञान हो, किसी भाषा से शत्रुता करने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी हटाओ नहीं, अंग्रेजी रखो, यथास्थान रखो। अंग्रेजी का एक हवा जो हमारे मन पर है उसको निकालना चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि लोगों में अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के देशों में 2 भारतीय मिलने के बाद अंग्रेजी में बात करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगी। उनको भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा ऐसे देशों में अंग्रेजी का एक स्थान है। अमेरिका भी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन वो कहती है हम ब्रिटिश इंग्लिश से, हमारी इंग्लिश अलग है, स्पेलिंग तक सब अलग अलग है। फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच चलेगी। इसराइल में आपको पढ़ने जाना है, हिब्रू पढ़ के जाना पड़ेगा। रशिया में जाना है, रशियन सीख के जाना पड़ेगा। चीन, जापान सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग सब बातों में करते हैं। उन्होंने प्रयास पूर्वक इसको किया है, हमको ये प्रयास करने पड़ेंगे। जितना हम स्वभाषा में काम चलाएंगे, और सबसे समृद्ध भाषाएं हमारे पास है,
हम ये कर सकते हैं, हम करने को हो जाए तो ये हो जाएगा। अंग्रेजी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, उत्तम अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए, और दुनिया में भी अपने अंग्रेजी वक्तृत्व की छाप बना सकते हैं, ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे देश के भी होने चाहिए। भाषा के नाते किसी भाषा से शत्रुता हम नहीं करते, लेकिन देश की उन्नति के नाते हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा हो, इसकी आवश्यकता है। फिर प्रश्न आता है कि हमारी तो अनेक भाषाएं हैं, तो एक भाषा हमारी क्यों नहीं? तो किसी एक भारतीय भाषा को हम सीखे, इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा। हिंदी की बात स्वाभाविक रूप से चली है, पुराने समय से चली है, अधिक लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए चली है, लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा। कानून बनाने से नहीं होगा, थोपने से नहीं होगा। आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है। एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोध खड़ा होता है, आपस में कटुता बढ़ती है, तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि मन हम कैसा बनाएं। मेरा अनुभव ऐसे कहता है, हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में काम करना पड़ता है देश में अधिकांश भाग में, इसलिए अन्य प्रांतों के लोग, बहुत से लोग हिंदी सीखते हैं। हिंदी प्रांतों के लोगों का हिंदी में चल जाता है, इसलिए वो दूसरी भाषा नहीं सीखते। क्यों ना हिंदी बोलने वालों ने भी दूसरे किसी प्रांत की एक भाषा को सीखना चाहिए, तो यह मन मिलाप जल्दी होगा और हमारी एक राष्ट्रभाषा और उसमें सारा कारोबार, ये काम जल्दी हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है। संस्कृत के विद्यालय घट रहे हैं और महत्व भी नहीं दिया जाता। कौन नहीं देता? हम महत्व नहीं देते, इसलिए सरकार भी नहीं देती। अगर हमारा आग्रह रहे कि अपनी परंपरा का सारा साहित्य लगभग संस्कृत में है, तो हम संस्कृत सीखे, हमारे बच्चे सीखे, कम से कम बोलचाल कर सके, इतना सीखे। इस दिशा में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। संस्कृत के प्रचार के 2-3 काम चलते हैं, अच्छे पल्ले बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अगर हमारा मानस बने तो अपनी विरासत का अध्ययन भी ठीक से हो सकेगा, और अपनी भी कोई भाषा है और वो इतनी श्रेष्ठ भाषा है कि संगणक के लिए सर्वाधिक उपयोग वही भाषा है, ये सारी बातें पता चलेगी। ये गौरव बनता है तो समाज में उसका चलन बढ़ता है, चलन बढ़ता है तो विद्यालय भी फिर से खुल जाते हैं, पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं, नीतियों को भी समाज का मानस प्रभावित करता है। ये काम करने की बहुत जरूरत है, वो हम करते नहीं है, और कोई करे ऐसा ठेका दे के विचार करते तो ये कभी होने वाला नहीं है। तो और फिर वरीयता का प्रश्न है, ये वरीयता शब्द गलत है। भारत की सारी भाषाएं मेरी भाषा है, और जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा बोलता हूं, ये होना चाहिए। अपनी मातृभाषा पूरी आनी चाहिए, जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा आत्मसात करनी चाहिए। और पूरे भारत की एक भाषा जो हम बनाएंगे वो श्रेष्ठ है इसलिए बनाए ऐसा नहीं, वो सर्वाधिक उपयुक्त है आज के समय में इसलिए बनाएंगे, उसको भी सीखना चाहिए। और फिर आपकी रुचि है और आवश्यकता है तो कोई भी विदेश की भाषा सीखिए, उसमें विदेशी लोगों से ज्यादा प्रवीण बनिए, उसमें भारत का गौरव है। हम सब लोगों से कुछ शिकायत रहती है कि हमारी भाषा बहुत शुद्ध हिंदी है, तो भागवत जी से भी एक बहन ने ऐसी शिकायत की है। ये शिकायत अंग्रेजी को लेकर नहीं रहती है कि आपकी अंग्रेजी बहुत शुद्ध है, इसलिए ये प्रश्न नहीं है, इसको हमने शामिल नहीं किया है। महिला और संघ का दृष्टिकोण, इस विषय में भी कुछ प्रश्न आए हैं। बबीता फोगाट जी, विघ्नेश माथुर जी, डॉक्टर सुनीता जी, गीता सहारे जी, डॉक्टर पूजा ठाकुर जी। आपकी जिज्ञासाएं हैं, लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संघ की क्या दृष्टि है? संघ ने इस दिशा में क्या कुछ किया है? आखिर अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं है? लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए 2-3 बातें करनी पड़ेगी।
पुराने में ज़माने में जब घर के अंदर महिलाओं का बंद होना निश्चित रहता था, तब उसकी जिम्मेवारी परिवार पर रहती थी। लेकिन अब महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी से बाहर आकर कर्तृत्व दिखा रही, और दिखाना चाहिए उन्होंने, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए भी सजग और सक्षम बनाना पड़ेगा। इसलिए किशोर आयु के लड़के और लड़की दोनों का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। किशोरी विकास, किशोर विकास, ये काम संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। क्योंकि महिला असुरक्षित कब हो जाती है? जब पुरुष उसकी ओर देखने की अपनी दृष्टि को बदलता है। इस पर बड़ी चर्चाएं चली है। तो एक मीडिया की पत्रकार महिला बोल रही थी, मैं सुन रहा था, जब सजा हो गई थी बलात्कारियों को, कड़ी सजा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसकी चर्चा चल रही थी। मैं बैठा था तो वो महिला कह रही थी कि केवल अपराधियों को सजा होने से काम नहीं चलता, मूल समस्या ये है कि महिलाओं को देखने की पुरुष की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और ये दृष्टि हमारी परंपरा में है, मातृवत परदारेषु, अपनी ब्याहता पत्नी छोड़कर बाकी सबको माता के रूप में देखना, ये अपना आदर्श है। उन संस्कारों को पुरुषों में भी जगाना पड़ेगा। इसलिए किशोर और किशोरी विकास के उपक्रम चले और महिलाओं को आत्म संरक्षण की कला सिखाने वाले उपक्रम भी बढ़े। इसमें भी स्वयंसेवकों ने काम प्रारंभ किया है। तो बड़ी मात्रा में और स्कूल कॉलेज की छात्राओं को इसका प्रशिक्षण देना और फिर उस प्रशिक्षण की स्पर्धाएं भी आयोजित करना, पिछले वर्ष से ये उपक्रम शुरू हुआ है। देश के सब राज्यों में ये शुरू होगा आगे चल के। संघ के स्वयंसेवक इसको करते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल शाखा चलाता है और कुछ नहीं कर रहा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक ये करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये उपक्रम शुरू किया गया है और उसके बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देशव्यापी ये कार्यक्रम वो चलाएंगे। अब कानून का डर अपराधियों में कम रहता है, क्योंकि कानून एक हद तक चल सकता है। समाज के धाक, संस्कारों का चलन, इसका परिणाम ज्यादा होता है। कानून की यशस्विता समाज के मानस पर निर्भर करती है। लाल बत्ती है, लेकिन लाल बत्ती न तोड़ने वाला समाज है तो लाल बत्ती का चलता है। इसलिए कानून तो कड़े से कड़े बनने चाहिए और उनका अमल ठीक से होके अपराधी को उचित सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ समाज भी इसकी नजर रखे, आंखों की शर्म हो लोगों में, समाज का वातावरण ऐसा हो जो अपराधों को बढ़ावा नहीं देता। यह हमारी जिम्मेवारी है। उस दृष्टि से यह संस्कार जागरण का पक्ष भी इन मामलों में उतना ही महत्व का है। हम देखते हैं कहीं कहीं 5, साढ़े 5 बजे के बाद महिलाएं बाहर जाती नहीं, और कहीं कहीं अपने देश में ऐसे इलाके हैं, ऐसे राज्य है जहां पर रात को भी सब अलंकार पहन के महिला कहीं जाकर आती है, अकेली भी जाती है तो भी उसके मन में कोई भय नहीं। ये परिणाम कानून का नहीं है, ये परिणाम वहां के वातावरण का है। उस वातावरण को हमको बनाना पड़ेगा प्रयासपूर्वक, हम सबको उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। जया जेटली जी का भी हिंदुत्व को लेकर प्रश्न है। यदि हिंदुत्व की व्याख्या इतनी ही श्रेष्ठ और सुंदर है जैसी कि बताई गई, तो आज विश्व और भारत के भीतर भी हिंदुत्व को लेकर आक्रोश और हिंसा क्यों दिखाई देती है? संघ इसके लिए क्या करेगा? विश्व में हिंदुत्व को लेकर आक्रोश और हिंसा नहीं है, उल्टा है। विश्व में हिंदुत्व की स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारत में है आक्रोश है, और भारत में जो आक्रोश है वो हिंदुत्व विचार के कारण नहीं है। विचार को छोड़कर गत 1500-2000 वर्षों में हमने जो आचरण से एक विकृत उदाहरण प्रस्तुत किया उसको लेकर है। हमारे मूल्यबोध के अनुसार जो आचरण करना चाहिए वो न करते हुए
हम पोथीनिष्ठ बन गए, हम रूढ़िग्रस्त बन गए और हमने बहुत सारा अधर्म धर्म के नाम पर किया। तो आज की देशकाल परिस्थिति अनुसार धर्म का, आचार धर्म का रूप बदलकर हमको उस आचरण को करना पड़ेगा, तो सारा आक्रोश विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि विचार के नाते हिंदुत्व का विचार श्रेष्ठ, उदात्त, शुद्ध है। हमको विचार के अनुसार चलने का अभ्यास करना पड़ेगा और संघ यही करता है। डॉक्टर हेडगेवार के प्रारंभिक दिनों के बौद्धिक वर्ग बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन जो एक उपलब्ध है उसमें एक है तत्व और व्यवहार। उसमें डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि श्रेष्ठ तत्व केवल बोलने से क्या होता है, वैसा व्यवहार करके बताओ। जो तत्व व्यवहार में आप उतार नहीं सकते वो तत्व किस काम का, और तत्व आपका श्रेष्ठ है लेकिन व्यवहार गलत है तो भी वो तत्व किस काम का। और इसलिए हिंदुत्व के मूल्यबोध के आधार पर पहले हिंदू अच्छा पक्का सच्चा हिंदू बने, इसके लिए संघ चलता है। हम इन्हीं संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति में भरने का प्रयास लगातार 92 साल से कर रहे हैं। गौरक्षा व उससे जुड़े कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पूछने वाले हैं श्रीमान मदन दास जी, स्मृति जी, प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर AK त्रिपाठी जी। गाय के प्रश्न पर मॉब लिंचिंग क्या उचित है? गौरक्षा कैसे होगी? गौरक्षा कानून लागू नहीं होते हैं। गौ तस्करों के हौसले बहुत बड़े हुए हैं। गौरक्षा करने वालों पर हमले होते हैं। इन सब का क्या समाधान है? गाय का क्यों, किसी भी प्रश्न पर कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये अत्यंत अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। परंतु गाय, ये परंपरागत श्रद्धा का विषय तो है ही, मानव बिंदु माना जाता है। गाय, मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं उस शास्त्र को, उसके हवाले से कह रहा हूं। अपने देश के छोटे किसान जो बहुसंख्या में है, उनके अर्थायाम का आधार गाय बन सकता है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता। अनेक ढंग से वो गाय उपकारी है। अब सारी बातें बाहर आ रही है। A2 मिल्क की बात होती है, पहले नहीं थी, अब मालूम हो गया विज्ञान को। तो गौरक्षा तो होनी चाहिए, संविधान का भी मार्गदर्शक तत्व है, तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन गौरक्षा केवल कानून से नहीं होती। गौरक्षा करने वाले देश के नागरिक गाय को पहले रखे। वो गाय को रखेंगे नहीं और खुला छोड़ देंगे तो उपद्रव होगा। तो गौरक्षा के बारे में आस्था पर प्रश्न लगता है। इसलिए गौ संवर्धन, इसका विचार होना चाहिए। गाय के जितने सारे उपयोग है सामान्य रोजमर्रा के जीवन में, वो कैसे आज लागू किए जाए, कैसे उसका ज्ञान दिया जाए, कैसे तकनीकी का उपयोग करके उसको घर घर तक पहुंचाया जाए, इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। वो गौरक्षा की बात करते हैं, वो लिंचिंग करने वालों में नहीं है। वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सात्विक प्रकृति के लोग हैं। केवल संघ के स्वयंसेवक भी नहीं है, पूरा का पूरा जैन समाज इस पर तुला है, और भी अनेक लोग हैं। अच्छी गौशालाएं चलाने वाले, भक्ति से चलाने वाले मुसलमान भी अपने देश में बहुत जगह है। तो इन सब लोगों को लिंचिंग के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहिए। उनके कार्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के सामान्य व्यक्ति के हित का काम है। अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आधार साबित हो सकता है। और इसलिए गौ तस्कर हमला करते हैं तो उसको भी अब लिंचिंग पर आवाज करते हैं, और गौ तस्कर हमला करते और हिंसा करते उस पर आवाज नहीं होती। ये दोगली प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। इन सब का समाधान यही है, गाय के बारे में लोगों में जागृति लाना, उसके क्या क्या उपयोग है, हो रही है, बढ़ रही है। और सारी बातें आजकल कागजों में नमूद है, वैज्ञानिकों में शोध हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। और गौरक्षा का काम करने वाले लोग
सात्विक प्रवृत्ति से इस एक काम को बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ेगा। जो उपद्रवी तत्व है उनके साथ जोड़कर इनको देखना नहीं, इतना कर ले हम और समाज को जागरूक करें तो गौरक्षा का काम होगा, देश का लाभ होगा। और गाय के सान्निध्य का ये प्रत्यक्ष अनुभव है, हाथों से गौसेवा करने वाले की आपराधिक प्रवृत्ति कम हो जाती है। जेल की गौशालाओं में ये प्रयोग हो चुके हैं, तो देश का ये अपराध वगैरह भी कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अविनाश चंद्र मान जी ने कन्वर्जन को लेकर प्रश्न किया है, क्या कन्वर्जन छल बल धन से हो रहा है? क्या इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए? अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों? क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा। तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो, तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन छल बल दल से होता है तो वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, दूसरे कुछ उद्देश्य छपे हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, मैं उसका वर्णन क्यों करूं? आप देश विदेश के इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कन्वर्जन करने वालों के क्या रोल रहे हैं, इसका डाटा निकालिए, सत्य डाटा। संघ वालों ने न लिखा हुआ डाटा, संघ के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका विरोध क्यों करना चाहिए। संघ वाले क्यों करे, सब पूरे समाज ने ऐसे कन्वर्जन का विरोध करना चाहिए। ये मेरा मामला है, मैं किसकी पूजा करूं? मेरे मन में आता है, एक नारायण वामन तिलक थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, अच्छा परिवार था, उनके मन में आ गया कि यीशु का रास्ता ठीक है, और उन्होंने अपने आप को ईसाई बना, वो पास्टर बने। उनके पत्नी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो बने रहे, और संघ वालों सहित सब लोग महाराष्ट्र में उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कन्वर्शन किया, इसकी बात कोई नहीं करता। उन्होंने देशभक्ति की उत्तमोत्तम कविताएं हमको दी और एक सात्विक जीवन का आदर्श अपने जीवन में समाज में रखा, क्योंकि वो छल बल से कन्वर्ट नहीं हुए थे, उनके मन में परिवर्तन आया। इसको तो मान्यता है हिंदुओं में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चर्च में आने के लिए इतने रुपए देंगे, ऐसा जब होता है उसका विरोध करना ही चाहिए। अध्यात्म ये बेचने की चीज नहीं है। जनसंख्या को लेकर भी कुछ प्रश्न आए हैं। पूछने वाले बंधुओं के नाम हैं रामसागर शुक्ला जी, अजय कुमार जी, हिमांशु अवस्थी जी, मनन कुमार मिश्रा जी, अम्बरीश कुमार जी, उदय सिंह चौहान जी, ब्रिगेडियर पीके पोपली जी। देश के कई हिस्सों में बदलता जनसांख्यिकीय स्वरूप और हिंदू जनसंख्या की घटती वृद्धि दर को संघ कैसे देखता है? क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए? 50 साल बाद भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या होगी? जनसंख्या से क्या विकास प्रभावित हो रहा है? संघ इसे कैसे देखता है? संघ का इसके बारे में प्रस्ताव है, उसी का वर्णन मैं करता हूं। जनसंख्या का विचार जैसे एक बोझ के रूप में होता है, क्योंकि मुंह बढ़ेंगे तो खाने को देना पड़ेगा, रहने को जगह देनी पड़ेगी, पर्यावरण का उपयोग ज्यादा होगा, तो है। लेकिन जनसंख्या काम करने वाले हाथ भी देती है। अभी भारत तरुणों का देश है, 56% शायद तरुण है,
और हमको बड़ा गर्व है, दुनिया में सर्वाधिक तरुण देश भारत है। 30 साल के बाद यही तरुण बूढ़े हो जाएंगे, तब इनसे ज्यादा तरुणों की संख्या नहीं होगी तो भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा, जैसे आज चीन का हुआ है। इसलिए जनसंख्या का विचार दोनों दृष्टि से करना चाहिए और तात्कालिक नहीं, एक 50 साल का प्रोजेक्शन मन में लाकर ये सोचना चाहिए कि तब कितने लोगों को खिलाने की हमारी क्षमता होगी। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये जो गृहस्थ की आवश्यकताएं 6 रहती है, उसको देने की क्षमता हमारी क्या होगी। उस समय का भार अपना पर्यावरण कितना वहन कर सकेगा, कितनी उसकी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। उस समय ये सारा करने के लिए काम करने वाले हाथ हमको कितने चाहिए। और जनसंख्या चर्चा तो हम सब करते हैं, जन्म देने का काम माताओं को करना पड़ता है। तो वो माता हमारी कितनी सक्षम है, कितनी प्रबुद्ध है, कितनी स्वतंत्र है, उसके भरण पोषण की व्यवस्था उसके हाथ में कितनी है, ये सारा विचार करते हुए। और एक महत्व की बात दूसरे प्रश्न में जो पहले प्रश्न में ही आई है, डेमोग्राफिक बैलेंस। अब हम इसको माने न माने, ये महत्व की चीज तो सब जगह मानी जाती है, इसकी बात न करने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो भी इसका महत्व तो समझते हैं। तो डेमोग्राफिक बैलेंस भी रहना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर एक जनसंख्या के बारे में नीति हो। अभी नीति है, 2.1 संतान का वो पुरस्कार करती है, लेकिन फिर एक बार देखा जाए ये सारे अंग उसमें विचारित है कि नहीं, सुविचारित है कि नहीं, अगले 50 साल तक की स्थिति की कल्पना हुई कि नहीं, और वो नीति बने और उस नीति में जो तय होता है वो सब पर समान रूप से लागू किया जाए, किसी को उसमें से छुट्टी ना हो। जहां समस्या है वहां पहले उपाय हो, यानी जहां बच्चों को पालन करने की क्षमता नहीं है लेकिन बहुत बच्चे हो रहे हैं, उनकी परवरिश ठीक नहीं होगी तो अच्छे नागरिक नहीं मिलेंगे, वहां पहले उपाय हो। जहां ऐसा नहीं है वहां लागू तो करना है सब पर, उन पर भी, लेकिन थोड़ा बाद में किया तो भी चलेगा। लेकिन ये कानून बनाकर लागू करने से स्वीकार करेंगे लोग, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं 1 साल सरकारी नौकरी में था और फैमिली प्लानिंग कैंपेन का वो पीक था, तो हम सब किसी भी डिपार्टमेंट को हमको ये काम करना पड़ता था। तब गांव-गांव में जाकर मैंने इसके लिए प्रचार किया है और देहातियों के प्रश्न सब सुने हैं। मन बनाना पड़ेगा, सबका मन बनाना पड़ेगा, धैर्य से सोचना, ठीक से सोचना, पूरा सोचना, सोचकर तय करना, जो तय किया है उसके बारे में जनता का मन बनाना और इसको समान रूप से सब पर लागू करना, ये होना चाहिए। उसके उपकार ही होंगे, फायदे ही होंगे। और इसमें और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जन्म दर की एक बात है। अब हिंदुओं का जन्म दर घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी आप कहेंगे, इसके लिए नीति जिम्मेवार केवल नहीं रहती है, तो सोच भी रहती है। उचित सोच क्या हो परिवार में संतान, क्योंकि संतान कितनी ये केवल देश का प्रश्न नहीं, एक एक परिवार का भी प्रश्न है। तो उसका संतुलित विचार कैसे करना, इसका भी प्रशिक्षण समाज को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे 2 बातें हैं। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस मतांतरण के कारण भी होता है, घुसपैठ के कारण भी होता है। मतांतरण के बारे में मैं बोल चुका हूं। घुसपैठ ये सीधा सीधा अपने देश की संप्रभुता को आह्वान देने वाला विषय है, उसका कड़ाई से बंदोबस्त होना चाहिए। आरक्षण को लेकर हमेशा चर्चा चलती रहती है, इस पर भी कुछ प्रश्न आए हैं। हिमांशु मिश्रा जी, योगेंद्र झा जी, गरिमा जिंदल जी, सुमित अवस्थी जी, ओपी शुक्ला जी, संतोष कुमार पाठक जी, राम कुमार शर्मा जी एवं रतनलाल बैरवा जी। आपके प्रश्न हैं, आरक्षण पर संघ का क्या मत है और आरक्षण कब तक जारी रहेगा? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण को संघ मान्यता देता है? आरक्षण के कारण जो समाज में अनेक संघर्ष हो रहे हैं, उनका हल क्या है? क्या
क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए? सामाजिक विषमता को हटाकर समाज में सबके लिए अवसरों की बराबरी प्राप्त हो, इसलिए सामाजिक आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया है। संविधान सम्मत सभी आरक्षणों को संघ का पूरा समर्थन है। बीच बीच में वक्तव्य होते उसमें से अर्थ निकाले जाते, ये बात ध्यान में रखिए। सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है उसको संघ का पूरा समर्थन है और रहेगा। आरक्षण कब तक चलेगा इसका निर्णय जिनके लिए आरक्षण दिया गया है वही करेंगे। उनको जब लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमको, तो फिर वो देखेंगे, लेकिन तब तक इसको जारी रहना चाहिए, ऐसा संघ का बहुत सुविचारित और जब से ये प्रश्न आया है चर्चा में तब से मत है, उसमें बदल नहीं हुआ है। अब क्रीमी लेयर को क्या करना, और लोग मांगते हैं सामाजिक आधार पर आरक्षण संविधान में है, संप्रदायों के आधार पर नहीं है, क्योंकि सभी संप्रदाय कभी ना कभी समाज के अग्रणी वर्गों में रहे हैं अपने यहां, तो उनके आरक्षण का क्या करना। अब और भी जातियां आरक्षण मांग रही है, उसका क्या करना, इसका विचार करने के लिए संविधान ने पीठ बनाए हैं, फोरम बनाए हैं, वो उसका विचार करें और उचित निर्णय दें। आरक्षण समस्या नहीं है, आरक्षण की राजनीति ये समस्या है। भाई अपने समाज का एक अंग पीछे है ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से। शरीर पूरा स्वस्थ तब कहा जाता है, उसके सब अंग अगर आगे जाना है तो आगे जाते हैं। मैं आगे जाने को होता हूं, हाथ हिलने लगते लेकिन पैर पीछे रह जाते हैं, तो मुझे पैरालिटिक कहा जाता है। इसलिए उसको बराबरी में लाना ये तो आवश्यकता है। तो समाज में ये बराबरी कब आएगी, तो जो ऊपर है वो नीचे झुकेंगे और जो नीचे है वो एड़ियां ऊंची करेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर गड्ढे में जो गिरे हैं उनको ऊपर लाया जाएगा। समाज को आरक्षण का विचार इस मानसिकता से करना चाहिए। आज हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये नहीं सोचना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। सामाजिक कारणों से हजार वर्षों से लगभग ये स्थिति है कि हमारे एक समाज का एक अंग पूर्णतः निर्बल हमने बना दिया है, उसको ठीक करना आवश्यक है। हजार वर्षों की बीमारी ठीक करने में अगर 100-150 साल हमको नीचे झुक के रहना पड़ता है तो ये कोई महंगा सौदा बिल्कुल नहीं है, ये तो कर्तव्य है हमारा। ऐसा सोच के इसका विचार करना चाहिए, तो इन सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे। और इस प्रश्न को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये समाज की स्वस्थता का प्रश्न है, इसमें सब ने एक मत से चलना चाहिए, ऐसा संघ को लगता है। SC/ST एक्ट और उससे पैदा हुई समाज विभाजन की परिस्थिति को लेकर राजेंद्र कुमार पारचा जी, राधेश्याम सिंह जी, डॉक्टर दीपक शुक्ला जी एवं गोपाल प्रसाद जी ने प्रश्न पूछे हैं। अत्याचार निरोधक कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो इन वर्गों की प्रतिक्रिया और आक्रोश निर्मित हुआ है, क्या यह उचित था? क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद को बदलना चाहिए था? सवर्ण और अनुसूचित समाज में जो खाई निर्माण हो गई है, क्या वह ठीक है और यह कैसे दूर होगी? स्वाभाविक अपने सामाजिक पिछड़ेपन के कारण और अपने जातिगत अहंकार के कारण एक अत्याचार की परिस्थिति तो है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए अत्याचार विरोधी कानून बना, वो ठीक से लागू होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें हैं, वो ठीक से लागू नहीं होता ये भी है, दुरुपयोग होता है ये भी है। और इसलिए संघ मानता है उस कानून को ठीक से लागू करना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये होगा कैसे? ये केवल कानून से नहीं होता है। समाज की सद्भाव, समाज की समरसता की भावना इसमें काम करती है। क्यों आज के युग में शिक्षा का इतना प्रसार होने के बाद भी आपको देखने के बाद मेरे मन में पहला प्रश्न आता है कि आप कौन है? मैंने नाम वाम मालूम है, लेकिन आप कहाँ से आते हैं? ये क्यों आता है मेरे मन में? और अत्याचार अत्याचार है, वो इस पर हुआ इसलिए जायज है, उस पर हुआ इसलिए ना जायज, ऐसे नहीं हो सकता। तो यह सद्भावना जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सरकार ने क्या किया, इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। संघ की इच्छा यह है कि कानून का संरक्षण रहे, उसका दुरुपयोग न हो, और इस समस्या को समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाकर ठीक करना चाहिए। कानून कुछ करे न करे, कोई अस्पृश्यता कानून से नहीं आई किसी सरकार के, वो समाज की रूढ़ी के कारण आई है, शास्त्रों से भी नहीं आई है, वो हमारी दुर्भावना के कारण आई है। तो हमारी सद्भावना ही उसका प्रतिकार कर सकेगी। उस सद्भावना को बढ़ाने के काम स्वयंसेवकों ने चलाए हैं। समरसता मंच के रूप में स्वयंसेवक काम करते हैं। सद्भावना बैठकें चलाकर इन सारी बातों को ठीक करने का उनका प्रयास रहता है। हाल ही में समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, उसके संबंध में अजय मित्तल जी व गौतम भारतीय जी ने प्रश्न पूछा है। हाल में न्यायालय के फैसले के बाद धारा 377 और समलैंगिकता का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। संघ का इस पर क्या मत है? इसके साथ ही किन्नरों की भी सामाजिक स्थिति, यह एक प्रश्न है। इस पर आपका क्या विचार है? समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा मानते हैं तो जाति, अपने संप्रदाय के साथ समाज का एक अंग है। तो ये जो विशिष्टता है, उसके साथ ऐसी कुछ बातें भी समाज में कुछ लोगों में है, लेकिन वो है तो समाज के अंग। उनकी व्यवस्था करने का काम, ये फिर से मैं कहता हूं, समाज ने करना चाहिए। और अपनी परंपरा में, अपने समाज में ये काम हुआ है। अब समय बदला है तो अलग प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। उसको बड़ा चर्चा का मुद्दा और जैसे वही प्रमुख समस्या है देश की, इतना बनाकर हो हल्ला करने से काम नहीं होगा। ये सहृदयता से देखने की बातें हैं। जितना उपाय हो सकता है उतना उपाय करना, नहीं तो जैसे है वैसे स्वीकार करके उनकी कोई ना कोई व्यवस्था बने, ताकि सारा समाज स्वस्थ मन से चल सके। और किसी कारण ऐसी अस्वस्थता किसी में है या अलगपन है, तो वो उसके समाज से अलग थलग पड़ जाने का और अपने जीवन की आकांक्षाओं में आगे बढ़ न सकने का कारण न बने। ये सारे समाज को देखना पड़ेगा। समय बहुत बदला है, इसलिए इसकी सामाजिक टैकलिंग के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। बाकी कानून अपने जगह शब्दों के अर्थ निकालकर क्या क्या करता है वो करता है, उसका इलाज नहीं। उसमें हम चर्चा करने जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, समस्या वहीं के वहीं रहेगी। इसलिए सहृदयता से इन सब लोगों को देखते हुए और समाज स्वस्थ रहे, इस ढंग से उनकी व्यवस्था कैसे की जाए ताकि वो भी केवल अपने इस अलगपन के कारण आइसोलेट होकर किसी गर्त में न गिर जाए, ये करने की आवश्यकता मुझे लगती है। संघ के अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में कुछ महानुभावों ने प्रश्न पूछे हैं। आप हैं श्रीमान यूनुस मोहानी जी, मौलाना साहेब कासमी जी, डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, मोहम्मद सोहेल खान जी, सुकेश रंजन जी, अंकित कुमार सिंह जी, डॉक्टर भरत अग्रवाल जी, डॉक्टर एस सरकार जी एवं भूपेंद्र चौबे जी। आपके प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के विषय में संघ क्या सोचता है? बंच ऑफ थॉट्स में मुस्लिम समाज को शत्रु के रूप में संबोधित किया गया है। क्या संघ इन विचारों से सहमत है? संघ को लेकर मुस्लिम समाज में जो भय है वह उसे कैसे दूर करेगा?
अल्पसंख्यक इस शब्द की परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है अपने यहाँ। जहाँ तक रिलीजन, लैंग्वेज, इसकी संख्या का सवाल है, अपने देश में वो पहले से अनेक प्रकार है। लेकिन हमने कभी स्वतंत्रता के या अंग्रेजों के आने के पहले अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग नहीं किया। हम सब एक समाज के थे, एक माल में मिलकर चलते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि दूरियां बढ़ी है, तो मैं विचार करता हूं अल्पसंख्यकों को जोड़ना ऐसा नहीं, अपने समाज के बंधुओं को जो बिखर गए हैं उनको जोड़ने की बात, क्योंकि भाषा भी परिणाम करती है ना। अल्पसंख्यक है, इन्हें आप अलग है, हम अलग है, हमको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? जुड़ने से कल्याण होगा, इसलिए। कल्याण नहीं होगा तो एक दूसरे को छोड़ देंगे क्या? अरे भाई, हम एक देश की संतान है, भाई भाई जैसा रहे। तो इसलिए अल्पसंख्यक के बारे में ही, अल्पसंख्यक इस शब्द के बारे में ही संघ के रिजर्वेशन है। संघ इसको नहीं मानता, सब अपने हैं और दूर गए तो जोड़ना है, इस भावना से हम बोलते हैं। और मुस्लिम समाज में अगर इसके बारे में भय है तो कल मैंने बात की है, उस बात पर मत जाइए। आप आइए, संघ को अंदर से देखिए। जहां जहां संघ की अच्छी शाखा है, वहां अगर पास में मुसलमान बस्ती है तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, उनको वहां ज्यादा सुरक्षितता महसूस होती है। और इसलिए आप देखिए, हमारा आह्वान राष्ट्रीयता का है, जो भारत के मुसलमानों की, ईसाइयों की, सबकी परंपरा है, उस परंपरा का है, उसके प्रति गौरव का है, मातृभूमि के भक्ति का है, वही हिंदुत्व है। बिना कारण भय मन में क्यों रखना? एक बार आके देखिए, बात करके देखिए, संघ के कार्यक्रमों में आइए, देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बात होती है। मेरा तो अनुभव है, जो जो आते हैं उनके विचार बदल जाते हैं। आप आइए, देखिए, और हमारी कोई बात गलत है या आपके विरोध से प्रेरित है तो फिर हमको पूछिए। ऐसा कुछ नहीं है संघ में। सही बात है, सही बात आपको पसंद नहीं आएगी तो भी हम बोलेंगे। परंपरा से, राष्ट्रीयता से, मातृभूमि से, पूर्वजों से हम सब लोग हिंदू है, ये हमारा कहना है और ये हम कहते रहेंगे। उस शब्द को हम क्यों नहीं छोड़ते, कल मैंने बताया है। लेकिन इसका मतलब हम आपको अपना नहीं मानते, ऐसा नहीं। हम आपको अपना मानने के लिए ऐसा कह रहे हैं। किस आधार पर हम आपको अपना माने? वो पंथ संप्रदाय नहीं है, भाषा नहीं है, जात कुछ नहीं है। मातृभूमि, संस्कृति, पूर्वज ये है, उन पर हम जोर देते हैं, उसको हम अपने राष्ट्रीयता के घटक मानते हैं। इसलिए आकर देखिए। अब रही बात बंच ऑफ थॉट्स की, तो बातें जो बोली जाती है वो परिस्थिति विशेष, प्रसंग विशेष के संदर्भ में बोली जाती है, वो शाश्वत नहीं रहती है। एक बात तो यह है कि गुरुजी के जो शाश्वत विचार है उनका एक संकलन प्रसिद्ध हुआ है, श्री गुरुजी मैन एंड मिशन, ठीक है, व्यक्ति और कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व, हाँ, विजन एंड मिशन। उसमें तात्कालिक संदर्भ से आने वाली सारी बातें हमने हटाकर उनके जो सदा काल के लिए उपयुक्त विचार है वो रखे। उसको आप पढ़िए, उसमें आपको ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। दूसरी बात है कि संघ ये बंद संगठन नहीं है कि डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ वाक्य बोल दिए, अब उन्हीं वाक्यों को लेकर हम चलने वाले हैं। समय बदलता है, संगठन की स्थिति बदलती है, हमारा सोचना, आर्टिकुलेशन ये भी बदलता है, और बदलने की परमिशन डॉक्टर हेडगेवार से हमको मिलती रही है। नहीं तो डॉक्टर हेडगेवार पहले दिन बता देते कि अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाना है, शाखा शुरू करो। उन्होंने एक भी चीज नहीं बताई, विचार बताए, तरुण कार्यकर्ताओं ने प्रयोग किए, जो उचित लगा वो रखा, जो नहीं लगा वो नहीं रखा, और संघ ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो आप संघ को एक बंद संगठन मानकर विचार करते हैं तो आपको बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखा है उससे शंका उत्पन्न होती है।
मैं कहता हूं आज आप संघ के कार्यकर्ता क्या क्या कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव लीजिए, वो क्या सोचते हैं कैसे, इसका अनुभव लीजिए, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के बारे में भी कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। श्रीमान देवेंद्र पाराशर जी, राशिदा मीर जी, भारत सिंह रावत जी एवं संजीव उपाध्याय जी पूछते हैं, धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के संबंध में संघ का क्या मत है? क्या जम्मू कश्मीर राज्य का 3 भागों में विभाजन होना चाहिए? घाटी के भटके हुए युवाओं को में राष्ट्रभाव जगाने के लिए संघ ने क्या प्रयास किए हैं? धारा 370 और 35A के बारे में हमारे विचार सर्वपरिचित है, हम उनको नहीं मानते, यानी वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। कारणों में जाऊंगा तो लंबा बोलना पड़ेगा, ये एक वाक्य में बता देता हूं। कई बार इसको भाषणों में हमने कहा है, उसकी पुस्तिकाएं भी उपलब्ध है, आप कभी सुरुचि प्रकाशन में जाकर उसको देख सकते हो। वो नहीं रहने चाहिए, हमारा मत है। राज्य के निर्माण, विभाजन आदि की जो बात है, उसके पीछे विचार कौन सा रहता है? देश की अखंडता, एकात्मता, सुरक्षा और प्रशासन की सुलभता। अब इसको देख के जब लगेगा कि 3 राज्य होने चाहिए तो उस समय का शासन निर्णय करे, अगर लगता है कि कोई जरूरत नहीं तो रहे। लेकिन जम्मू, लद्दाख, कश्मीर घाटी अभी जो भारत के पास है, कश्मीर का वो जो गुलाम कश्मीर है तो वो भी उधर ही है, लेकिन कम से कम इन 3 में भेदभाव मुक्त, सबके लिए विकासोन्मुख प्रशासन चल रहा है क्या, इसका विचार करना चाहिए। वहां की जो परिस्थिति है उसमें इन राज्यों को भारत के साथ और भारत की कुल मिलाकर एकात्मता, अखंडता, सुरक्षा के लिए क्या पोषक है, इसका विचार करना चाहिए। वो विचार प्रशासन, शासन करेगा, जैसा तय करेंगे तय करेंगे। मूल बात है प्रशासन ऐसा होना चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए। और सुरक्षा तब रहती है, सुरक्षा बल रहते हैं, कानून रहते हैं, घटना रहती है, सब है, संविधान रहता है, लेकिन मुख्य समाज रहता है, वो समाज चाहता है। तो आपने बिल्कुल सही पूछा कि भटके युवाओं में कुछ करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक, फिर से मैं बताता हूं, हम जब कर रहे हैं ऐसा मैं कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल शाखा चलाता है और कुछ नहीं करता है, और कुछ करना भी नहीं हमको। लेकिन हमारे में से निकले स्वयंसेवक समाज के लिए जो जो आवश्यक है वो करने के लिए दौड़ते रहते हैं। ऐसे युवकों ने वहां पर सेवा कार्य चलाए हैं, एकल विद्यालय चलाए हैं, विद्यालय चलाए हैं। उसमें राष्ट्रीयता की बात होती है, उसमें वंदे मातरम भी होता है, उसमें जनगण मन भी होता है, उसमें 26 जनवरी 15 अगस्त भी होता है। और वहाँ के अभिभावक और वहाँ के विद्यालयों में आने वाले छात्र दोनों का बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन हमको मिलता है। धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रयास कभी हुआ नहीं इसके पहले, तो अब शुरू किया है, तो उसके फल आने में समय लगेगा। लेकिन हमने इसमें कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं। मैं विजयदशमी के भाषण में, जिसको हमारा पॉलिसी स्पीच आप मानते हो, उसमें मैं कहता हूं कि बाकी बातें जैसी है उसका उपाय होना चाहिए, वैसे कश्मीर के सामान्य समाज का शेष भारत के साथ सात्मीकरण, उनको मिलना मिलाना, ये भी होना चाहिए। ये मैं कहता हूं तब उसके पहले काम शुरू हो चुका होता है, तब मैं कहता हूं। जो शुरू नहीं हुआ उसको हम बोलते नहीं। तो हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। पर्याप्त व्याप्त और पर्याप्त मजबूत होने के बाद उसको हम बोलते भी रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति को लेकर लक्ष्मण कुमार जी, महेंद्र लाल कुमावत जी एवं मनीष मोहिल जी ने कुछ जिज्ञासाएं प्रस्तुत की हैं। संघ की दृष्टि में प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या है और इसका समाधान क्या है? आतंकवाद आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, इसका समाधान क्या है? देशद्रोह का कोई डर नहीं है, क्या कोई सख्त कानून नहीं होना चाहिए? क्या आतंकवाद से जुड़े मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होने चाहिए?
आंतरिक सुरक्षा में आंतरिक फसाद खड़ा करने वालों के प्रति समाज आकर्षित न हो, इसलिए समाज में विकास की धारा सर्वत्र पहुंचाना, शासन प्रशासन अपना है, पारदर्शी है, जवाबदेह है, ऐसा उसको लगना, और इस देश में अपना जीवन चल सकता है, उन्नत हो सकता है, ये विश्वास उसके मन में रहना, ये काम शासन प्रशासन को भी करना पड़ता है, समाज को भी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कमियों का लाभ लेकर सुरक्षा के लिए आह्वान उत्पन्न करने वाले लोग सर्वत्र है, यहां भी है। उनकी न चले ये इच्छा है तो ये करना पड़ता है, और देश के संविधान कानून को वहां लागू करने के मामले में उसके विरोध में खुला चलने वालों का बंदोबस्त कड़ाई से होना चाहिए। तो अपने समाज की स्थिति ये भी एक चुनौती आंतरिक सुरक्षा का विचार करते तब सामने आती है, और शासन की कार्रवाई पर्याप्त सख्त हो, पर्याप्त सीधी हो, बोली से बात नहीं होती, गोली से बात नहीं होगी, बोली से हो सकती है, और बोली इस तरफ जानी चाहिए कि भारत देश एक रहे, भारत देश अखंड रहे। इस रवैये से सबको चलना चाहिए। इसमें जो कभी कभी आगे पीछे होता है उसके परिणाम घातक होते हैं, और इसलिए सरकार की दृढ़ नीति, समाज और सरकार का सब लोगों तक पहुंचना, सब तक विकास को पहुंचाना, और अपनत्व का एक भरोसा सब में उत्पन्न करना, ये बात है। और उसको लेकर जो कानून बने हैं, और सख्त कानून आवश्यकता है, बनने चाहिए, ये सब मैं बात करता हूं, लेकिन उन कानूनों के अमल में सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले, कानून तोड़ने वाले, देशद्रोह की भाषा करने वालों के तरफ से अपने ही समाज से उनका समर्थन करने वाले खड़े न हो, यह भी आवश्यकता है। तो समाज का मन ऐसा बने कि ऐसी बात करने वाले आइसोलेट हो जाए, यह भी साथ साथ होना चाहिए। ये दोनों बातें जब होती है तब फिर आंतरिक सुरक्षा अत्यंत मजबूत रहती है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस संबंध में ब्रजेंद्र बहादुर जी व मेजर हर्ष कुमार जी जानना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता के विषय में संघ का क्या मत है। संविधान का मार्गदर्शक तत्व तो है, और इस दृष्टि से इसको कहा जाता है कि एक देश के लोग एक कानून के अंदर रहें, एक कानून के अंदर रहने का मन बने समाज का। समान नागरिक संहिता की जब चर्चा निकालते लोग तो उनका रुख रहता है हिंदू और मुसलमान, लेकिन केवल इतना नहीं है, सबकी परंपराओं में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, हिंदुओं की भी। फिर आज दायभाग भी चलता है और मिताक्षरा भी चलता है, अपने जनजातीय बंधुओं के परंपरागत कानून भी चलते हैं, कि सब विविधता को ध्यान में रखते संविधान में अनुमति है। ये सारा ध्यान में रखकर किसी एक संहिता के लिए समाज का मन बने, ये प्रयास होना चाहिए, और वास्तव में देश की एकात्मता को समान नागरिक संहिता की बात पुष्ट करती है, लेकिन वो एकता के लिए है, उसके लागू करने से समाज में और गुट तैयार नहीं होने चाहिए, इसकी चिंता करते हुए धीरे धीरे उसको लाना चाहिए। ये बात मैं भी कर रहा हूं अभी, लेकिन ऐसी ही बात अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों ने संविधान में बताई है कि सरकार इस तरफ ले जाए मामले को। तो ले जाने की ये पद्धति है कि सबका साकल्य से विचार करते हुए कैसी संहिता हो उसका विचार करना, समाज में उसके लिए मन बनाना और उसको लागू करना। संघ की संविधान के प्रति आस्था व श्रद्धा के संबंध में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कल विस्तार से बताया था, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों के संबंध में प्रश्न है। पूछने वालों के नाम बता रहा हूं: अनु कपूर जी, अजय कुमार सिंह जी, ब्रिजभूषण अग्रवाल जी, मेजर जनरल माधव अरे जी एवं तरुण कुमार वाही जी। आपने पूछा है, नोटा के प्रावधान को संघ किस तरह देखता है? क्या
अमेरिका व रूस की तरह राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली भारत में नहीं होनी चाहिए तथा संविधान की दृष्टि से यदि सभी समान हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान क्यों है? संविधान सभा में चर्चा चली तो कुछ आज हम जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं उनके प्रतिनिधियों में भी ये बात चली थी कि अल्पसंख्यक शब्द निकाल लो आप, क्योंकि ऐसी बात को लेकर ही देश का विभाजन हुआ था और आगे और बंटना कोई नहीं चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात संविधान निर्माताओं के मन में आती होगी कि जिनकी संख्या ऐसी कम है उनको जरा विशेष अवसर दिए जाए, इसलिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक ये शब्द बहुत संदिग्ध है, तो कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? यानी देश में हर जगह अलग अलग बात है ना। अब कानून में जो होगा सो होगा, उसके लिए हम ये ना करें, क्योंकि ऐसी बातें निकालते हैं तो फिर से मनमुटाव शुरू हो जाता है। लेकिन समाज में ये प्रयत्न चलना चाहिए कि कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, हम सब एक देश के लोग हैं, एक दूसरे के भाई हैं, और अलग अलग प्रकार रहना ये हमारी विशेषता है, उसको साथ लेकर चले, भाई जैसे चले, एक माल में मिलकर चले, ये होना चाहिए। बहुत करना पड़ेगा उसके लिए। अमेरिका रूस के तरह प्रणाली की बात हम करते हैं, तो भारत की प्रणाली भारत जैसी हो, अमेरिका रूस जैसी क्यों हो? तो भारत के सब लोग मिलकर जो तय करते हैं वैसा हो, क्योंकि कैसी प्रशासन की पद्धति लागू करने से मैं उसका लाभ लेकर अपने जीवन को बना सकता हूं, ये भारत का सामान्य व्यक्ति जानता है, उससे बात करनी चाहिए और वो जो कॉन्सेंसस निकलता है वैसा रहना चाहिए। अभी तक तो ठीक ही चला है, सारी दुनिया ये कहती है कि अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सर्वाधिक यशस्वी प्रजातंत्र दुनिया का भारत है। अब जानने वाले सोचने वाले लोग विचार करते हैं और कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जरूर उसका विचार होना चाहिए और जो स्वीकृत होता है वो करना चाहिए। इसमें हमारा भी हिस्सा है, सभी की इच्छा है, हिस्सा है। तो उसके लिए सुझाव आए हैं बहुत प्रकार के, लेकिन आमूलाग्र पद्धति में ही बदल करो ऐसा सुझाव कहीं से नहीं आया है। चुनाव की पद्धति में सुधार करो, इसमें सुधार करो, उसमें ऐसा आया है, उसका विचार होना चाहिए और ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें एक बात नोटा की है कि खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है, 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। कौरव पांडवों का युद्ध आसन्न हो गया तो यादवों की सभा में विचार चला कि किसका समर्थन करना। कुछ लोग कौरवों के पक्ष में थे, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में थे, और कौरवों के अधर्म की चर्चा चल रही थी तो लोग कह रहे कि पांडव कौन से दूल्हे चावल के हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कोई दाव पर लगाता है क्या? इन्होंने बहुत गलतियां की है, इनको कैसे धार्मिक कहे। बलराम जी ने कहा कि आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप सबको मालूम है कि कृष्ण कहेगा वही हम करेंगे, और वो तो चुप है, उसको पूछो। तो फिर कृष्ण को पूछा गया। उसके बाद कृष्ण ने एक भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें यहां से शुरू किया उन्होंने कि राजनीति ऐसी चीज है कि यहाँ तो आपको 100% अच्छे लोग मिलना ये बड़ी कठिन बात है, मिल जाए दीनदयाल जी जैसा कोई, वही उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, तो अच्छी बात। लेकिन इसलिए लोगों के सामने एक ही चारा रहता है कि अवेलेबल बेस्ट को चुनो। फिर उन्होंने पांडवों के पक्ष में अपना मत दिया। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है।
इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। कोई भी जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संघ व उसके भाजपा के रिश्ते इसके बिना समाप्त नहीं होता है, तो और अन्य राजनीतिक दलों और राजनीति के प्रति हमारा दृष्टिकोण ये भी सतत जिज्ञासा का विषय बना रहता है। तो उसी भाव को लेते हुए आज भी कुछ बंधु बहनों के प्रश्न हैं। कार्तिकेय शर्मा जी, नितिन त्यागी जी, पंचानन मिश्र जी, अजय सहरावत जी, अमित कुमार जी, अविनाश चंद्र मनन जी, सुजाता देशमुख जी, साकेत जी, ऋषि अग्रवाल जी, एस.के. मल्होत्रा जी, विजय त्रिवेदी जी, के.पी. सिंह जी एवं वी.के. बहुगुणा जी। आप जानना चाहते हैं कि यदि संघ और राजनीति का संबंध नहीं है तो भाजपा में संगठन मंत्री हमेशा संघ ही क्यों देता है? रामलाल जी सामने ही बैठे हुए हैं। क्या संघ ने दूसरे दलों को या अन्य संगठनों को आज तक कभी समर्थन किया है? क्या संघ का उपयोग लोग राजनीति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं? धर्म जाति के आधार पर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर संघ की क्या राय है? राजनीति शमशान, कब्रिस्तान, भगवा आतंकवाद आदि से कब निकलेगी? संघ संगठन मंत्री जो मांगते हैं उनको देता है। अभी तक और किसी ने मांगा नहीं है। मांगेंगे तो हम विचार करेंगे, काम अच्छा है तो जरूर देंगे। क्योंकि हम किसी दल का समर्थन हमने कभी किया नहीं है 93 सालों में। हमने एक नीति का समर्थन जरूर किया है और हमारे नीति के समर्थन करने का लाभ जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है वैसे राजनीतिक दलों को मिल सकता है। जो इसका लाभ ले सकते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते वो रह जाते हैं। इमरजेंसी के समय हमारा इमरजेंसी को विरोध था, हमने इमरजेंसी के विरोध की नीति का पुरस्कार किया। जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े वो अनेक दलों के लोग थे। हमने ऐसा विचार नहीं किया कि जनसंघ को इसका लाभ मिले। उसमें बाबू जगजीवन राम भी थे, उसमें एस.एम. जोशी साहब, नागगोरे साहब भी थे, उसमें गोपालन जी मार्क्सवादी पार्टी के भी थे। सबको लाभ मिला है उसका, सबके लिए काम किया है स्वयंसेवकों ने। केवल एक चुनाव कभी ऐसा हुआ था, राम मंदिर की नीति का हम समर्थन कर रहे थे और केवल भाजपा ही उसके पक्ष में थी, तब केवल भाजपा को लाभ मिला। वो प्रश्न होते हुए भी जब वो उनका अलायंस वगैरह था तो अलायंस में सबको लाभ मिला। तो हम नीति का पुरस्कार करते हैं, दलों का न किया है न करेंगे। अब हमारे पुरस्कार के कारण अगर लाभ होता है तो कैसे ले जाना ये सोचना उनका काम है। राजनीति वो करते हैं, हम नहीं करते। और संघ का इस्तेमाल ये शब्द आपने किया है, ये बड़ा कठिन कर्म है, हो नहीं सकता। संघ के द्वारा कभी नहीं होगा, क्योंकि आजकल है बहुत लोग आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और कभी कभी अपने एप्लीकेशन में जोड़ते भी है। अब जैसा आपने कहा कि जहां ये एप्लीकेशन जाती है वहां जो संगठन मंत्री बैठे वो स्वयंसेवक है, तो वो जानते हैं इस फोटो का मतलब क्या होता है। लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। हमने एक ऐसी कार्य पद्धति बनाई है जिसमें जो आता है वो कैसा भी हो, वो जैसा हमको चाहिए वैसा बनकर निकलेगा। नहीं तो स्वार्थ वगैरह मन में है तो किनारे हट जाएगा। लेकिन संघ के कार्य में जीवन भर रहने के बाद भी एक थैंक यू भी कोई नहीं कहता। मिलने की बात तो दूर ही रही, सब देना ही देना है। हमारे प्रांत संघ चालक थे महाराष्ट्र के बाबाराव भिड़े,
वो स्वयंसेवकों को बताते हैं कि संघ में याद्या करते हैं, यादी यानी लिस्ट, सूची मराठी में, लेकिन या और द्या इसको अलग किया तो इसका मतलब होता है आओ और दो। तो कहे संघ में याद्या का काम है, लेने वेने का काम है नहीं, ऐसा संघ है। फिर भी बहुत विशेष चतुर बुद्धि रखने वाले एक आध दूसरे निकले तो निकले, अब क्या करें। लेकिन संघ में अगर आप आओगे और ज्यादा संघ के साथ रहोगे तो ये खतरा है कि आप संघ वाले बन जाओगे, ये मैं बताना चाहता हूं। और राजनीति लोक कल्याण के लिए चलनी चाहिए। लोक कल्याण का माध्यम सत्ता राजनीति में है, उतनी ही सत्ता की राजनीति चलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। ये अगर हो गया, जो जयप्रकाश जी की आशा थी, जो गांधी जी की आशा थी, उसके अनुसार अपने देश के राजनीतिक वर्ग के लोग चलने लगे, तो फिर ये पांचवा प्रश्न जो है ये आएगा ही नहीं। स्मशान, कब्रिस्तान, भगवा, आतंकवाद, ये सारी बातें होंगी नहीं। ये सारी बातें तब होती है जब राजनीति केवल सत्ता के लिए चलती है, सत्ता के माध्यम से लोक कल्याण के लिए नहीं चलती है। तो उस प्रकार का प्रशिक्षण वहां होने की आवश्यकता है। जो लोग राजनीति में है वो इसका विचार करें। देश की आर्थिक परिस्थिति एवं बेरोजगारी के संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं। जो पूछ रहे हैं आप हैं सुभाष नागपाल जी, श्रीमान मंगेश जी, समीक्षा अवस्थी जी, मनन मिश्रा जी एवं रवि मिश्रा जी। ग्राम विकास, स्वदेशी आधारित अर्थनीति और बेरोजगारी पर संघ की क्या राय है, तथा क्या 2014 के बाद देश में हुए विकास को संघ अपने विचारों के अनुरूप मानता है? तो ग्राम विकास का काम तो हम करते ही है, गांवों का विकास होना ही चाहिए। गांव का गांवपन कायम रख के, गांवपन यानी मनोवृत्ति का, रास्तों का नहीं, स्कूल नहीं है गांव में, ये गांवपन नहीं है। विकास वहां पूरा होना चाहिए, लेकिन गांव की जो वृत्ति है उसमें प्रकृति के प्रति मित्रता है, उसमें परस्पर सहयोग है, सद्भाव है, ये सारी बातें कायम रखकर गांव का विकास होना चाहिए। गांव के विकास में भारत का विकास है, ऐसा हम मानते हैं और ग्राम विकास के लिए अपने स्वयंसेवक काम भी करते हैं। दिखाने लायक ग्राम आज अपने देशों में संघ के स्वयंसेवकों के प्रयास से जो हुए उनकी संख्या 500 के आसपास पहुंची होगी और हम बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी आधारित अर्थनीति सबकी ही होनी चाहिए, क्योंकि अर्थनीति में अर्थ सुरक्षा स्वावलंबन के आधार पर होती है। तो जब तक हम स्वदेशी का अनुगमन नहीं करेंगे तब तक वास्तविक विकास होगा ही नहीं। लेकिन स्वदेशी क्या है? स्वदेशी यानी दुनिया से देश को बंद कर लेना नहीं है। आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः। तो जो मेरे घर में बन सकता है वो मैं बाजार से नहीं लाऊंगा। मेरे गांव के बाजार में जो मिलता है उससे मेरे गांव का रोजगार बनता है, मैं बाहर गांव के बाजार से नहीं लाऊंगा। ऐसे क्रमशः जाते हैं, तो जो अपने देश में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। लेकिन अपने देश में बनता ही नहीं और जीवन के लिए आवश्यक है तो बाहर से भी लाऊंगा। ज्ञान की बात है, तकनीकी की बात है, सब पूरी दुनिया से लेंगे हम, लेकिन लेने के बाद हमारे देश के प्रकृति और हमारे देश के भविष्य की आकांक्षा के अनुरूप उसको बदल कर लेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि सारा कुछ हमारे देश में बने। यह स्वदेशी वृत्ति है। इस स्वदेशी वृत्ति के बिना कोई अर्थतंत्र अपने देश को सबल नहीं बना सकता। दुनिया पास में आई है और पास में नहीं थी, तब से अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता है, वो लेन देन की तत्वों पर ही चलता है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन लेन देन में केवल देन देन ही हमारे तरफ आए और लेन देन उनकी तरफ जाए, ऐसा नहीं है। तो हाँ, लेन देन भी चलेगी, लेकिन हमारी शर्तें हम मनवाएंगे। इस वृत्ति से उसको करना चाहिए। तो बिल्कुल व्यावहारिक ये बात है और सब जगह चलेगी, तभी देश बलवान होगा। अब 2014 के बाद ऐसा हुआ है क्या? तो आप ये विचार कीजिए कि किसी भी, केवल 2014 की बात नहीं, 1947 में ऐसा हुआ है क्या?
ऐसा भी आप पूछो, मेरा उत्तर एक ही है कि ये जो आदर्श की बात है वो जमीन पर उतारने के लिए एक परिस्थिति जो विरासत में मिली है उसको लेकर उनको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए सरकार आ गई और चलो अब स्वदेशी लागू करनी है, तिजोरी खोल के देखते तो एक पैसा नहीं है उसमें, तो कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा, पहले तो उसका प्रावधान करना पड़ेगा, तब स्वदेशी में आगे बढ़ सकते। और इसलिए 1947 हो, 1952 हो, 1957 हो या कोई भी साल लीजिए, 100% कोई शासन इसमें आगे गया क्या? शासन प्रशासन की चौखट में आज के तारीख में एकदम ये संभव नहीं होता है, परंतु उस दिशा में हुआ है क्या? हाँ, उस दिशा में हुआ है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि समाज में हवा बदली है। आज हमारे देश के ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि हम अपने देश में बनाएंगे। आज हमारे देश की कंपनियां स्पर्धा करने के लिए आगे जा रही है। अब रामदेव बाबा जैसे संत भी आगे जा रहे हैं, उद्यमिता बढ़ी है, स्किल ट्रेनिंग बढ़ा है, विदेशों में जाकर युवक शिक्षा लेके वापस देश में आकर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। तो कुछ आशा बनी है कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा करना है, इसलिए तो हुआ है। और आशा बनी है वो हमारे भाषणों से थोड़ी बनी है, उनको जो अनुभव आ रहे हैं उसके कारण बन रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100% ऐसा एकदम हो नहीं सकता, जब होगा तब सुवर्ण दिन होगा, लेकिन आज की तारीख में ये तो कह सकते हैं कि हाँ, इस दिशा में अपने देश ने कदम तो बढ़ाए। राम मंदिर के संबंध में विनोद कुमार मिश्र जी ने प्रश्न किया है, आस्था का प्रश्न कानूनी मसला बना हुआ है, क्या इस विषय पर शाहबानो प्रकरण की भांति अध्यादेश लाया जा सकता है, और या फिर संघ के इस व्याख्यान माला के आयोजन की भांति किसी बड़े सामाजिक संवाद का आयोजन किया जा सकता है? अब अध्यादेश का मामला सरकार के पास है और आयोजन का मामला राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति के पास है, दोनों में मैं नहीं हूं। तो आंदोलन में क्या करना वो उच्चाधिकार समिति उसकी है, वो तय करती है, वो पूछेगी सलाह तो मैं बताऊंगा। हाँ, जरूर संवाद करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, करते भी है, नहीं करते ऐसा नहीं है। अध्यादेश लाना कि नहीं लाना, कानूनन ला सकते हैं क्या? अध्यादेश लाने के बाद उसको चुनौती नहीं मिलेगी ये पक्का है क्या? चुनौती मिलने के बाद ये कहा जाएगा क्या कि चुनाव के चलते ये काम किया गया है? ये सब उनके सोचने की बातें हैं, मेरी नहीं है। मैं चाहता हूं संघ के स्वयंसेवक के नाते, संघ के सरसंघ चालक के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक हिस्से के नाते कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए। राम, भगवान राम अपने देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए वो भगवान है, लेकिन वो केवल भगवान नहीं है। अपने देश में अन्य लोग भी ऐसे हैं जो भगवान तो नहीं मानते, लेकिन उनको आचरण की मर्यादा, भारतीय मर्यादा के जनक मानते हैं, उनको इमाम हिंद मानते हैं। और इसलिए समाज के सभी वर्गों में एक आस्था जुड़ी है। और जहां राम की जन्मभूमि थी, बहुत राम के मंदिर है और बहुत टूटे भी है, लेकिन सबकी बात नहीं उठाते। जहां उनका जन्म हुआ वहां मंदिर होना चाहिए। वहां मंदिर पहले था, ये अब लेजर किरणों से देखा गया है। और अगर ये हो गया तो हिंदू और मुसलमानों के बीच के झगड़े का एक बड़ा कारण समाप्त हो जाएगा। और यह सद्भावना से हो गया तो मुसलमानों की और बार बार उंगली उठती है, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। देश के एकता को और देश के आदर्शों को पुष्ट करने वाली ये बात है और करोड़ों लोगों के आस्था का यह सवाल है, तो इसको इतना लटकना ही नहीं चाहिए था। देश हित की बुद्धि से विचार होता
राजनीति इसमें नहीं आती, तो इसको पहले ही बन जाना चाहिए था। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण जिस किसी उपाय से हो सकता है, शीघ्र होना चाहिए, ये मेरा मत है। कौशल अरोड़ा जी ने पूछा है कि पर्यावरण के नाम पर हिंदू त्योहारों व परंपराओं का विरोध करने का जो प्रचलन चल पड़ा है, इस पर संघ का क्या मत है? ऐसे किसी नाम पर किसी बात को करना, ये तो गलत ही है ना। जो करना है वो सीधा सीधा करना चाहिए। पर्यावरण का निमित्त लेकर त्योहारों का विरोध करना, तो बहुत से लोगों के बहुत से त्योहार ऐसे हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में कोई पर्यावरण का प्रश्न है, चर्चा होनी चाहिए। त्योहारों के कर्मकांड ये कोई हिंदुत्व के लिए कंपलसरी बात नहीं, वो बदलते रहे हैं। अब वट सावित्री के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं गांव-गांव में, शहरों में भी जाकर वट के वो पेड़ को बांधती थी। अब बंबई जैसे, कलकत्ते जैसे शहर में वट ही नहीं है, तो अब क्या हुआ, उसकी डालियां तोड़कर लाते हैं और उसको बेचते हैं, और डाली ले जाते हैं, उसको बांधते हैं। अब ये धर्मसम्मत है क्या? अरे धर्मसम्मत नहीं है, लेकिन क्या करें, वो प्रतीक है संस्कार का, तो कुछ तो करना पड़ता है। समाधान कि हाँ, हमने वटवृक्ष की पूजा की, ये होना पड़ता है ना। तो डाली ये बदलता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, उस बदल के लिए भी संकोच नहीं करना चाहिए। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कहो ना। और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है, इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। और आप घर में विचार करो, योग्य विचार करो, युक्त विचार करो, और जाके लोगों को बताओ कि मैं विद्वान हूं, मैं कहता हूं बदल दो। ऐसा मत करो, समाज मन को बदलना पड़ता है, समझाओ, अनुनय करो। बात करते समय हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा, ऐसा क्यों कहते हो? आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से यह किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। और कुछ सदुद्देश्य है तो अपना सदुद्देश्य लोगों के ध्यान में आए, इस तरीके से उसको करना है, तो हमारे धर्माचार्य भी इसका विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिज्ञासु होना मनुष्य की सहज वृत्ति है, और जिज्ञासाएं कभी ना शांत होने वाली क्षुधा हैं। मार्क टली जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, देयर आर नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। लेकिन समय की सीमा है, इसलिए आज की प्रश्न मालिका का यह अंतिम पुष्प प्रस्तुत है। इसमें संघ की कार्यपद्धति व रीति नीति के संबंध में कमलजीत सिंह दुग्गल जी, धनंजय कुमार सिंह जी व दीपक जी ने जानना चाहा है कि संघ में कहा जाता है सूचना मिली तो सोचना बंद, क्या यह तानाशाही नहीं है? संघ में सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता है? क्या संघ का पंजीकरण है? क्या संघ के हिसाब किताब का ऑडिट होता है? हिंदू धर्म की रक्षा में सिखों का बड़ा योगदान रहा है। संघ केवल महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का ही गुणगान करता है, ऐसा क्यों है? तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं को दिशा देने के लिए क्या कर रहा है? अब मैं क्रम से उत्तर नहीं देता, सबका उत्तर देता हूं। अभी मैंने कहा चतुर्वेदा पुराणानि, उसमें गुरु ग्रंथ का भी नाम लिया है ना।
ये जहाँ से कहा मैंने वो रोज सुबह हम कहते हैं, उसमें गुरु नानक देव साहब और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन दोनों का नाम हम रोज सुबह लेते, प्रातः स्मरण उसको कहते, एकात्मता स्तोत्र। राजा बाबू पातुरकर पंजाब के प्रांत प्रचारक रहे, वहां से वापस आने के बाद, और ये जो सारा सिखों का बलिदानी इतिहास है गौरवपूर्ण, उसकी चित्र प्रदर्शनी लगाकर उन्होंने सारे देश में प्रांतों प्रांतों में घुमाई। तो वो एक सबके गुरु है, वो किसी सिख पंथ के गुरु नहीं है, सिख पंथ में हो गए, लेकिन देश दुनिया के लिए हमारे सब गुरु ऐसे हैं, वो हम सबके, हम उनका सम्मान करते। अभी दिल्ली में ही तो मैंने और भाषण दिया है इस पर, तो वो तो आपके पास आया होगा, तो हम उसको अलग नहीं मानते कि हमारा इतिहास है, हम सबका इतिहास है, और सिख बंधुओं का उस गौरवमय इतिहास के कारण हम आदर करते हैं और विशेष सम्मान पूर्वक उनको देखते हैं, ये हमारा मन है। अब संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? क्योंकि जब संघ शुरू हुआ तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी, 1925 की बात है, तो चला और चल पड़ा, स्वतंत्रता के बाद भी चलता पड़ा। स्वतंत्रता के बाद पे कानूनों में हर एक संस्था ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऐसा कानून नहीं है, और कानूनन संघ को एक स्टेटस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके तहत हम चल रहे हैं। उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, उस स्टेटस के आधार पर कानूनन हमको टैक्स नहीं है, इसलिए हिसाब किताब हमारा मांगती नहीं है सरकार, लेकिन हमको हमारी साख को जतन करना है, एक एक पाई का हिसाब हम रखते हैं, प्रतिवर्ष हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट के नियमों के अनुसार हमारा प्रत्येक इकोनॉमिक यूनिट का ऑडिट प्रतिवर्ष नियमित होता है, इसमें कोई नरमी हम बरतते नहीं है। और अगर सरकार कभी मांगेगी लाओ हिसाब, तो हमारा हिसाब तैयार है। हम कानून को मानकर चलने वाले लोग हैं, जो कुछ है वो कानूनन है, और हिसाब किताब का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर के उनको नियुक्त करते हैं, और बाकायदा वो जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हमारा हिसाब किताब रखा जाता है। बैंक खाता के द्वारा सब व्यवहार चलता है, कोई ऐसा पैसा इधर से उधर हम कभी करते नहीं। अब सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे, उसके बाद गुरुजी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है, तो उसकी नियुक्ति। मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है, और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। लेकिन मैं ऐसा हूं तो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है, कुछ नहीं है, मैं केवल फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर हूं, सरसंघ चालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी सर कार्यवाह है, उसके हाथ में सब अधिकार है। वो अगर मुझे कहेगा कि ये बंद करो और तुरंत नागपुर चले जाओ, तो अभी मुझे उठ के जाना पड़ेगा, और वो जो है उसका चुनाव विधिवत प्रति 3 साल होता है। संघ ने सरकार को अपना लिखित संविधान दिया तब से आज तक हमारा एक भी चुनाव एक दिन भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। नीचे शाखाएं प्रांतों को प्रतिनिधि को बनाती है, और अन्य स्तर के संघ चालकों का चुनाव विभाग, जिला और क्षेत्र के प्रांत के वहाँ होता है, और अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो हर 3 साल में सरकार विभाग को चुनते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ विधिवत उसके भाव को पूर्ण ध्यान में रखकर एकदम ठीक से होती है। सबसे नियमित चुनाव वाला संगठन शायद दुनिया में भी संघ है। केवल जब संघ पर प्रतिबंध था उस समय चुनाव का वर्ष इमरजेंसी में आया था, उस साल चुनाव नहीं हुए, लेकिन पहला काम प्रतिनिधि सभा बंदी उठने के बाद जो पहली हुई उसमें हमने चुनाव करवाए। तो हम इस मामले में बहुत नियमित है, और सूचना मिली तो सूचना बंद, ये बात सही है, लेकिन सूचना मिलने के पहले का मामला इसमें नहीं है। सूचना बहुत चर्चा के बाद ही मिलती है। अब मैं ये 2 दिन का भाषण दे रहा हूं, मैं अपना एक्सटेम्पोर दे रहा हूं,
आपको लगता है कि मेरे मन से मैं बोल रहा हूं? मैंने इसके पहले सब प्रमुख अधिकारियों से इसमें क्या रखना क्या नहीं रखना इसकी चर्चा की है। मैंने कहा कि ये रखूंगा तो उनका नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने विड्रॉ किया। और मैं जो बोल रहा हूं वो संघ की सहमति बोल रही है। अब मेरे इस बोलने का संघ में कोई प्रतिवाद नहीं करेगा। सूचना मिली, सोचना बंद। लेकिन सूचना के पहले बहुत सोचना हो गया, और मेरा अपना विचार कुछ भी रहे, मैं उस सोचने के अनुसार बोल रहा हूं। यह संघ की पद्धति है। आपको लगता है कि आपस में सिर फुटौल होना यही डेमोक्रेसी है? अरे डेमोक्रेसी का एसेंस है सर्वसहमति। जैसे अपने संविधान बना, संघ में हर बात ऐसी सर्वसहमति बनाकर होती है। इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि सूचना हो गई, सूचना बंद। किसी आदमी को कहो आप, वो करेगा क्या? नहीं करेगा। ये हो नहीं सकता। सूचना बंद नहीं कर सकते आप। तब कर सकते हैं जब सबका विचार लेके एक समन्वित सर्वसहमति बनी हो। वो हम करते हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कहने पर उसका पालन भी होता है, वो मन से होता है, तानाशाह के कारण नहीं होता है। अब मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से सविनय प्रार्थना कर रहा हूं कि इस 3 दिवसीय विचारों के महान यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित कर हम सभी को लाभान्वित करें। पूजनीय सरसंघ चालक जी। बस 3-4 छोटी बातें कहनी है, क्योंकि कल 2 भाषण में पहले दे चुका हूं और प्रश्न के उत्तर भी दे चुका हूं। पहली बात है, संघ के बारे में कौन क्या कहता है इस पर विश्वास मत रखिए। आप चाहते तो मैंने जो बोला है उस पर भी विश्वास मत रखिए। संघ एक खुला संगठन है, उसमें आने में शुल्क नहीं लगता। संघ की कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, मन मर्जी का मामला है। आप आकर संघ को अंदर से देखिए। यहां मातृशक्ति बैठी, वो भी आकर अंदर से देख सकती है। और फिर संघ के बारे में अपना जो मत बनाना है वो आप बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप कन्विंस होने के लिए मैंने कुछ कहा नहीं है, वो आपको करना है। लेकिन संघ को पहले देखिए, निकट से देखिए, समझ लीजिए, और फिर आपको जो कहना है वो आप कीजिए, आपको जो करना है वो आप कीजिए। ये 2 उपक्रम हमारा चला, उसमें कन्विंस करने की बात नहीं थी। हम फैक्ट्स बताना चाहते हैं, और जो फैक्ट्स है वही मैंने बताई है। अब इसके बाद अगर आप में से किसी को इच्छा हुई कि संघ के कार्य में प्रत्यक्ष जुड़ेंगे तो शाखा में जाइए। नहीं, शाखा में नहीं जाना होगा मेरा, ठीक है। संघ के स्वयंसेवक अनेक अच्छे काम करते हैं, उसमें जुड़िए। समाज परिवर्तन के काम करते हैं, सब प्रकार के क्षेत्रों में काम करते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन यहां संघ के स्वयंसेवकों से मिलकर मैंने एक अच्छा काम चलाया, वही मैं करना चाहता हूं, जरूर कीजिए। नहीं, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता, मैं अपना काम करूंगा, जरूर कीजिए। बस हमारी एक ही अपेक्षा है, आप निष्क्रिय मत रहिए। इसके बाद जैसे भी आपको समझ में आता है, इस राष्ट्र को अपने स्वत्व पर खड़ा करने के लिए और परम वैभव संपन्न बनाने के लिए, इस राष्ट्र को समझकर सारे देश को एक करने की दिशा में जो भी छोटा बड़ा काम आप अपने पद्धति से करना चाहते वो कीजिए। जहां संघ है वहां उनकी जितनी ताकत है उतना आपको सहायता वो जरूर करेंगे। केवल आपको संपर्क रखना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि मुझे कहने से हो जाएगा, संघ में उल्टा है, ऊपर से काम नहीं होता है। जमीन पर जो है उनके साथ आप संपर्क रखो, आपको एक पैड़ी भी ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं परस्पर सब हो जाएगा। तो आप स्थानीय तौर पर संपर्क रखें, आपको सहायता होगी। और हमको भी आपसे कोई सहायता चाहिए तो मांगने के लिए हमारा परिचय रहेगा आपसे। हमारी जितनी शक्ति है हम करेंगे, आपकी जितनी शक्ति है उतना आप करो।
लेकिन इस देश को हमको खड़ा करना है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया को आज एक तीसरा रास्ता चाहिए। और दुनिया जानती है, हम भी जाने, कि तीसरा रास्ता देने की अंतर्निहित शक्ति केवल और केवल भारत की है। यह भारत हित का काम है, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत के नागरिक हैं। ये मेरे आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का भी काम है, और ये दुनिया के कल्याण का काम है। इसको नहीं करेंगे तो तीनों पर खतरा है। हम जागे, भारत का एक कर्तव्य है। भारत ने जब जब दुनिया में पदार्पण किया, किसी को जीतने के लिए नहीं किया, सबके हृदय जीते, और सब जगह जो था उससे अच्छा किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ अपने गीत में कहते, ए आमार देश जेदिन তোমায় বৈভবময় ভান্ডার দ্বার অবারিত ছিল বিশ্ব জনায় সকল কামনা পূর্ণ করে সে মহাদিনের মহা ইতিহাস নিত্য জীবনে বরণ करे। हे महान देश, हे हमारे महान देश, जिस दिन तुम्हारे अकूत ज्ञान भांडार और मुद्रा भांडार, संपत्ति भांडार का द्वार सारे विश्व के लिए खुला हो गया और उन सकल लोगों की कामना पूर्ण करने लगा, उस महादिन का स्मरण करो, उसको अपने जीवन में वर्ण करो। यह आवाहन साक्षात अपने सामने खड़ा है, उसको पूरे पढ़ने की ताकत हमको समाज की बनानी पड़ेगी। और इसके लिए समाज को जोड़ने वाला एकमात्र सूत्र दुनिया में जो है, उसका आलम्बन लेके संपूर्ण समाज को इससे जोड़ना पड़ेगा, अपने कर्तव्य बोध पर खड़ा करना पड़ेगा, और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर उनके सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह अत्यंत पवित्र कार्य है। सारे दुनिया के जीवन में एक अर्थ और समृद्धि उत्पन्न करने वाला ये काम है। ये हम सबको करना है, करना ही है, क्योंकि हम भारत माता के पुत्र कहलाते हैं, हम भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। भारत का अस्तित्व इस प्रयोजन के कारण उत्पन्न हुआ है। आप कल्पना करो, ये सत्य मिलने के बाद हमारे उस समय के पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कितना परिश्रम किया होगा। गांव गांव में, झोपड़ी झोपड़ी तक ये अपने देश का स्वभाव सब तक पहुंचा है। घुमंतु जमात की बात निकले नहीं, घुमंतु लोग कौन है? जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपने संस्कृति का ये संदेश सबके जीवन में उतारने के लिए घर गांव छोड़ दिया, एक जगह रहना अस्वीकार करके, घुमंतु जीवन स्वीकार करके इसका प्रचार वो गांव गांव करने वाले लोग हैं। जमाना बदल गया, उनके शास्त्र हमारे ध्यान में नहीं आते, लेकिन एक जमात है जो कसरत करती है रास्तों पर, डोमवारी कहते हैं उनको। वो फिजिकल कल्चर का समाज में प्रचार करने वाले लोग थे, जड़ी बूटी को जानने वाले लोग थे। धातु कला उस समय प्रकर्ष धातु युग था, तो धातु का काम सिखाने वाले, सीखने वाले लोग थे। ऐसे कई प्रकार है उनमें, और आज भी वो लोग जाते हैं ये काम करने के लिए, जब तो घर में अपने परंपरागत पूजा अर्चा को करके जाते हैं। ये क्यों, ये छोड़ दो, आज के जमाने में नहीं चलेगा, ऐसा कह रहा है तो बहुत बार उत्तर मिलता है, ये तो हमारा धर्म है। इतना परिश्रम पूर्वक ये देश बनाए दुनिया के लिए, उसका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य पूर्ण करने के लायक उसको होना चाहिए। इसलिए ये बात हम कर रहे हैं। आपको ये सब बताने के पीछे संघ के बारे में गलतफहमियां ठीक हो, ये तो है ही, लेकिन अकेला संघ बड़ा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। इतिहास में हम ये लिखा देना नहीं चाहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण देश का उद्धार हुआ। हम ये लिखा देना चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी निर्माण हुई, उन्होंने उद्यम किया और अपने देश को पूरी दुनिया का गुरु बनाया। उस पवित्र कर्तव्य के प्रारंभ के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं, और इन 2 दिनों में आपने बहुत धैर्य से सुना, लंबा लंबा भाषण, मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए, वो आपने सुने, उसमें कुछ चूक भूल रही हो तो आप सबसे क्षमा मांगता हुआ, कर्तव्य का हम बहुत जागरूक करें सारे समाज में, इस एक बात को कहता हुआ और मेरा निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।